नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल सुरेश्वरी क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमने एच डी यादव मैथ की सीरीज चलाई हुई है और इसमें हम प्रतिशत चैप्टर को ले रहे हैं। आज प्रतिशत चैप्टर की बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, जो कि आपकी आय व्यय पर आधारित होगी। आय व्यय के क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हर एक एग्ज़ाम में कोई ना कोई प्रश्न यहाँ से फंसता ही है। तो दोस्तों, चलिए आज सीखते हैं इन प्रश्न को हम आसानी से कैसे करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये हो तो वह प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ट्री मेथड है आपका और एक है डायरेक्ट मेथड। सबसे पहले हम इसको डायरेक्ट मेथड से देखेंगे किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो ये रहा आपका डायरेक्ट मेथड। जैसे कि जो गोपाल की मासिक आय थी कुल 18,400 रुपये थी, तो 18,400 रुपये में से उसने 30% भोजन पर खर्च कर दिया, तो यानी कि 70 रुपये बचाए, यानी 70% बच गया। फिर शेष का 40%, यानी कि अब इसका 40% परिवहन पर खर्च कर दिया, यानी कि 60% बच गया। तो ये आपकी, और फिर इसके बाद 50% बचाता भी है, तो ठीक है। 50% यानी कि 50/100, ये भी निकाल देंगे। तो उसकी जो प्रति माह जो बचत है वो यहाँ पर निकल जाएगी। तो चलिए देखते हैं। 2 जीरो से आपकी ये 2 जीरो कैंसिल, और 1 2 3, 1 2 3, और 5 2 10, और 2 से कैंसिल करेंगे 6 को, यानी आ जाएगा 3, और यहाँ आपका आ जाएगा 184 मल्टीप्लाई 7 3 जा 21, और 21 5 जा यानी कि 105। सॉरी, ये 5 से कैंसिल हुआ, 5 2 जा 10, और 2 से कैंसिल किया 3, तो यानी कि 7 3 जा 21 बचेगा आपका। तो ये आपका आ जाएगा 21, और 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 21 4 जा 84, करी लगाइए, 21 8 जा 168, और 8 6, और 21 जा 21, और 17, यानी कि आपका आ जाएगा 3864, 3864 रुपये, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। और आप अब इसको ट्री मेथड से भी देख लेते हैं। तो ट्री मेथड क्या होगा आपका, चलिए देखते हैं इसको ट्री मेथड से भी। यानी कि अगर हम कुल जो आय है वो 100 रुपये लेकर चले, उसमें से 30% भोजन पर खर्च कर दिया, तो यानी कि 70 रुपये बचा, और 70 का 40% परिवहन पर खर्च कर दिया, यानी कि आपका 70 का 40% 28, और 28 में से 70 में से 28 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 42। अब 42 का 50% बचाता है, यानी कि 50% खर्च कर दिया होगा, यानी 42 का 50%, यानी कि हाफ हो जाएगा 21। 42 रुपये में से 21 रुपये खर्च कर दिए और 21 रुपये बचा दिए, यानी 100 की वैल्यू आपको दी गई थी 18,400 रुपये। एक की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी 184, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, और जो आपकी बचत है वो है 21। तो 21 रुपये की वैल्यू निकालनी थी आपको, 21 मल्टीप्लाई 184, तब भी आपका जो आंसर आएगा वो 3864, 3864 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आपका बोल रहा है, नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 50% वह भोजन तथा परिवहन पर व्यय करता है, इसके बाद शेष में से 1,000 रुपये मकान का किराया देता है, अंत में उसके पास 1,800 रुपये बचते हैं। नारायण का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को भी हम डायरेक्ट मेथड से या ट्री मेथड से करेंगे। चलिए, यानी कि नारायण के पास अगर 100 रुपये थे, 100 में से उसने 30% शिक्षा पर व्यय कर दिए,
तो ये बचे 70 रुपये। अब शेष का 50% यानी 70 का 50% यानी कि 35 भी खर्च कर दिए और 35 आपके यहाँ पर बच जाएंगे। इसके बाद शेष में से 1000 रुपये मकान का किराया देता है, अंत में उसके पास 1800 रुपये बचते हैं। तो आप एक बात बताइए, अगर वो मकान का किराया नहीं देता तो उसके पास कुल कितने रुपए बचते? 1800 और 1000 यानी कि 2800 रुपये। यानी कि 35 की वैल्यू यहाँ पर आपसे दी गई 2800 रुपये। अगर हम इसको 7 से कैंसिल करते हैं, 7 5 जा और 7 4 जा, 5 की वैल्यू 400। तो नारायण का मासिक वेतन कितना है? यानी 100 रुपये है। तो इसका हम 100 बना देंगे, यानी कि 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो आपका आ जाएगा 8000 रुपये। तो जो नारायण का मासिक वेतन था वो 8000 रुपये था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है, शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा करता है, अंत में उसके पास 1919 रुपये बच जाते हैं, तो उसकी आय कितनी है? तो सपोज कीजिए कि उस व्यक्ति की आय ₹1 थी। अब उसका 5% उसने निर्धन कोष में दान कर दिया, यानी कि 95 रुपये बचे। और फिर 20% बचत बैंक में जमा कर दी, यानी कि अब यहाँ पर उसके पास 80 रुपये बचे, यानी 80% बचा। और कुल मिलाकर अब उसके पास 1919 रुपये बचते हैं। अब इसको कैंसिल करते हैं हम, 24 जा और 25 जा। फिर इसको कैंसिल करेंगे 5 से, यानी कि आ जाएगा 20, और 5 से इसे कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 90। और 90 से हम कैंसिल करेंगे 19 को, तो आपका आ जाएगा 101। और 4 से कैंसिल करेंगे 20 को, तो आपका आ जाएगा 5। तो ए की वैल्यू जो निकलेगी आपकी 5 5 जो 25 की मल्टीप्लाई करेंगे 101 में, तो आपकी आ जाएगी 25। तो जो उसकी आय थी वो 2525 रुपये थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है? तो नीलम की आय जो है वो सपोज करिए कि n रुपये थी। अब कुल आय का 20% मकान के किराए पर, यानी कि वह 80 रुपये बचाती है, 80/100। और फिर शेष का 70% घरेलू मदों पर, यानी कि यहाँ पर वो 30% बचाती है। अब उसके पास 3600 रुपये बचते हैं, यानी इसकी वैल्यू आ गई आपकी 3600 के बराबर। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और हम इसको कैंसिल करेंगे 3 से, तो आपका आ जाएगा 1200। अब हम इसको कैंसिल करेंगे 4 से, 4 2 ज़ा 8, 4 से कैंसिल करेंगे 25, और 2 से कैंसिल कर देंगे 1200 को, तो आपका आ जाएगा 600। और 600 की गुना 25 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 25 छिक्का 150 और 2 जीरो, यानी कि जो नीलम की कुल आय थी वो 15,000 रुपये थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अब हम करते हैं एक्सरसाइज में से प्रश्न। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। तदनुसार यदि उनकी बचत 1800 रुपये हो तो उनकी कुल आय कितनी है? तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को भी। यानी कि श्रीमान कपूर की जो आय थी वो ₹k थी। अब उसका 20% मकान के किराए पर खर्च कर दिया, यानी कि आपके 80 रुपये बचे। और फिर इनका शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च कर दिया, यानी कि अब यहाँ पर 30% बचा। और उसकी जो कुल बचत है वो 1800 रुपये है, यानी इसकी वैल्यू जो आ गई आपकी 1800 रुपये के बराबर है। ठीक है। अब 1 और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 8 से कैंसिल करेंगे 1800 को, या 4 से कैंसिल कर 8 से कैंसिल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 8 से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा, पहले आप इसको 3 से कैंसिल कीजिए, तो 3 से कैंसिल करेंगे 600,
और 4 से कैंसिल करिए आप इसे, 4 टू जा 8, 4 से कैंसिल करेंगे 150 और 2 से कैंसिल कर दीजिए 100 को तो 50 आ जाएगा। अब के की वैल्यू आपकी आ जाएगी 50 मल्टीप्लाई 150, 15 पंजे 75 और डबल जीरो यानी कि 7500 रुपये। कपूर की जो आई थी वो 7500 रुपये थी, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। उनकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी। चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, करते हैं इस प्रश्न को। तो राम का जो व्यय है, सबसे पहले तो आप एक कंसेप्ट समझेंगे कि जो आपकी आय होती है, आय बराबर खर्च यानी जिसको हम व्यय बोलते हैं प्लस बचत। ठीक है, तो जो आय होगी आपकी खर्च प्लस बचत के बराबर होगी। चलिए अब इस प्रश्न को करते हैं। अब जो राम का व्यय यानी कि जो खर्च है और जो बचत है वो 3:2 है। तो अगर हम इसको 300:200 ले लें, यानी कि अब जो उसकी आय होगी कुल, ये अगर उसका खर्च है और ये उसकी बचत, तो 300 और 200 को हम ऐड कर देंगे तो आपको उसकी आय का पता लग जाएगा। यानी कि हमारे अकॉर्डिंग जो उसकी बचत आय थी वो 500 रुपये थी। अब उसकी आय में 10% की वृद्धि हो जाती है, यानी 10% का मतलब है कि अब उसकी आय 550 रुपये हो गई और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। व्यय जो है उसका 12% बढ़ जाता है, यानी 300 का 12% बढ़ाएंगे तो आपका आ जाएगा 336 रुपये। अब जो उसकी बचत है वो कितनी हो जाएगी, 550 में से 336 को माइनस कर देंगे तो बचत आ जाएगी। 336 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 214 रुपये। तो पहले जो बचत थी वो 200 रुपये थी, अब जो बचत हो गई वो 214 रुपये होगी। तो कितनी वृद्धि हुई, 14 रुपये की। तो यहाँ पर हम प्रतिशत वृद्धि निकाल लेंगे। 14 रुपये की वृद्धि हुई, पहले कितनी थी 200 और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 2 7 जा 14। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो 7% आ जाएगा, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। सेम इसी तरीके का प्रश्न है, आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर लिखिएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 रुपये हो तो कुल आय कितनी है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। ये थोड़ा अलग है, देखने में आपको पुराने प्रश्न के जैसा ही लगेगा। देखिए यहाँ पर एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ नोट करनी है। देखिए यहाँ पर उसने शेष वर्ड का यूज़ नहीं किया है। अगर वो 24% के बाद में बोलता है कि शेष का 62% अपने परिवार पर व्यय करता है, तो आपको फिर 100 में से घटा कर लिखना था, लेकिन अब यहाँ पर आप इसको ऐड कर कर लिखेंगे, यानी कि 24 और 62 तो कुल हो जाएगा आपका 86%। यानी कि अगर उसकी आय 100% थी, 100 में से उसने 86% को खर्च कर दिया, तो जो उसकी बचत हुई वो 14% है। अब आपका प्रश्न सिंपल हो जाएगा, यानी 14% की जो वैल्यू है आपकी 6300 रुपये है। तो यहाँ से हम 7 से कैंसिल कर देंगे, 7 2 जा 14 और 7 से कैंसिल करेंगे 7 9 जा 63 डबल जीरो। अब जो उसकी आय है वो 100% है, तो आप इसका 100% बना सकते हैं। 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो यहाँ पर भी 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 45,000। तो जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 45,000 रुपये। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था, थोड़ा ध्यान से करना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय 6,000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत कितनी है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई। यदि उनमें 30% बैंक में बचत करते हो, 32% डाकघर में और शेष शेयरों में, तो शेयरधारकों की कुल संख्या कितनी है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुल जो लोग थे वो 2500 थे। 2500 में से 60% बचत करते हैं और उनमें से भी 30% बैंक में बचत करते हैं और 32% डाकघर में। तो शेष शेयरों में तो शेयरधारकों की कुल संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि कुल व्यक्ति कितने थे, 2500। अब 2500 में से 60% बचत करते हैं, यानी 60/100। अब उनमें से 30% बैंक में और 32% डाकघर में, यानी कि टोटल 30 और 32 62% ने तो अपनी बचत कर ली। अब बाकी 100 में से हम इस 62 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 38%। अब ये जो 38% बचे वो आपके शेयर धारक हैं, तो यानी कि अब इसका आप निकाल दो 38%, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल, 20 से कैंसिल करेंगे 23 जा और 25 जा, 5 से कैंसिल कर देंगे 5 जा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आ जाएगा 5 3 जा 15 और 15 मल्टीप्लाई 38 कर देंगे तो आ जाएगा 15 8 जा 120 और 15 3 जा 45, यानी 570। 12 कैरी लगे, यानी कि जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपये है तो पूंजी कितनी है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग, 1/3 भाग और 1/4 भाग, तो हम यहाँ पर जो करेंगे, आप यहाँ पर ले लीजिए 3 और 4 का एलसीएम 12 और 12 का भी डबल जीरो और लगा दीजिए, यानी कि 1200 रुपये। हम यहाँ पर कुल जो अपनी पूंजी लेकर चलेंगे वो 1200 रुपये लेकर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं इस प्रश्न को। 1200 का 1/3 भाग आपका आ जाएगा 400 रुपये और 1200 का 1/4 भाग आपका आ जाएगा 300 रुपये। अब जो शेष राशि बची 1200 में से 400 और 300 तो आपके निवेश हो गए, यानी कि अब बची आपकी 500 रुपये। तो अब देखते हैं 400 रुपये उसने किए 7% की रेट से निवेश, यानी 7/100। तो कुल जो लाभ हुआ वो आपका आ जाएगा 28 रुपये। और 1/4 भाग यानी कि 300 रुपये उसने किए 8% की रेट से, यानी 8/100 निकाल देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, आपका आ जाएगा 24। और बाकी के जो बचे यानी कि 500 रुपये जो बचे वो उसने किए 10% की रेट से, यानी 10/100 निकाल देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी आपका आ जाएगा 50 रुपये। तो कुल मिलाकर जो आपको उसका लाभ हुआ 102 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन क्वेश्चन में जो लाभ दिया गया है वो 561 रुपये दिया गया है। 102 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 561 रुपये। आप 17 से कैंसिल कर दीजिए, 17 6 जा और 17 3 जा 51, 17 3 जा 51, 6 की वैल्यू 33। अब आपको जो पूंजी निकालनी है वो 1200 रुपये है, तो आप 1200 की वैल्यू निकाल दीजिए। 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, तो 200 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 की तो आपका आ जाएगा 6600 रुपये, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय की 75% राशि खर्च कर देता है, अनंतर उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वह खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को भी। व्यक्ति की जो आय थी
सपोज कीजिए कि वो 100% थी, 100 में से उसने 75 रुपये खर्च कर दिए, तो जो बचत हुई उसकी 25 रुपये। ठीक है। अब उसकी आय जो है वो 20% बढ़ जाती है, यानी कि अब जो आय हो गई उसकी वो हो जाएगी 120 रुपये। लेकिन उसका जो खर्च है वो 15% बढ़ जाता है, तो यानी कि 75 का 115/100 निकाल लेंगे हम। 75 का 115/100 निकाल लेंगे। 25 दिया 75 और 25 चौका 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे 3 5 जा, यानी कि 345/4 करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 8 जा 32, 2 4 6 जा 2 बच गए, यानी 25, 4 6 जा 24 बच गए 1, और ये आपका आ जाएगा 86.25। तो यानी कि 86.25 उसने खर्च कर दिए। तो 120 में से कितने बचे, 120 में से माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 13, यानी 33.75, 33.75। तो ये उसकी बचत आ जाएगी। तो यहाँ पर पहले बचत थी 25 रुपये, लेकिन अब बचत आ गई उसकी 33.75 रुपये, यानी कि 8.75 की वृद्धि हो गई। पहले कितनी थी 25, तो मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100, तो ये आपकी प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी। 25 से कैंसिल करेंगे आप 4, और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 जा 4 7 जा 28 0, और 4 8 जा, यानी कि आपका आ जाएगा 35%, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 35% की वृद्धि हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये आज आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, इस क्लास का सबसे शानदार प्रश्न है आपका 59 क्वेश्चन। चलिए एक बार इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ देते हैं। 3 व्यक्ति ABC जिनके वेतनों का जोड़ 72,000 रुपये है, क्रमशः अपने वेतन का 80, 85 तथा 75% खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों की बचतों का अनुपात 8 9 20 हो तो ए का वेतन कितना है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को भी। तो यहाँ पर जो ABC को जो कुल वेतन मिला, ABC का जो वेतन है वो 72,000 रुपये है, लेकिन वो अपना क्रम से 80%, 85% और 75% खर्च कर देते हैं। यानी ए 20% खर्च करता है तो बचाता कितने हैं, या आप बचतों का अनुपात है तो आप डायरेक्ट बचत का अनुपात ले लेंगे, यानी कि 1/5। ठीक है। और जो बी है वो 85% खर्च कर देता है, तो बचत हो गई इसकी 15/100, यानी कि आपका आ जाएगा 3/20। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 15/100 का मतलब आ जाएगा 3 यानी ए का 3/20। और इसी तरीके से आपका सी आ जाएगा। सी 75% खर्च करता है तो 25% बचाता है, यानी 25% का जो फ्रैक्शन होगा 1/4 हो जाएगा। आप इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर ए हो गया था, बी आ जाएगा वहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा बी का 3/20। अब ये जो अनुपात दिया गया है, बचत का अनुपात 8 9 20 दिया गया है, यानी कि ये आपका आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 20। तो अब आप यहाँ से देखते हैं ए की जो वैल्यू आ जाएगी 5 8 जा 40, और यहाँ पर जो बी की वैल्यू आ जाएगी, यानी 3 से कैंसिल करेंगे 9 को, तो 3 3 जा 9 और 23 जा 60, और यहाँ पर सी की वैल्यू जो आ जाएगी 4 × 20, यानी आपकी आ जाएगी 80, और इसको हम अनुपात को कैंसिल करते हैं 20 से, तो आ जाएगा 2 3 4। तो ए बी सी का जो अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा 2 3 4। तो कुल मिलाकर कितने रुपए मिले, 2 3 5 और 4 9, 9 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 72,000 रुपये।
तो एक की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से 8,000 रुपये। तो जो ए का वेतन पूछा गया है, तो ए का वेतन है आपका 2 रुपये, तो एक की वैल्यू 8,000, तो दो की वैल्यू आपकी आ जाएगी 16,000 रुपये, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए आज के लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 3% ब्याज मिलता है, 2/3 भाग पर 5% और शेष पर 11%, तो उसे समग्र पूंजी पर मिलने वाला प्रतिशत ब्याज कितना है? तो ये भी अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले देखते हैं पूंजी के 1/4 भाग पर, यानी 1/4, और 2/3 भाग का मतलब 2/3। तो यहाँ पर हम जो कुल पूंजी मानेंगे अपनी 4 और 3 का एलसीएम यानी कि 12 आ जाएगा। अब 12 का 1/4 निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा 3, और 12 का 2/3 निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा 8, और बाकी जो शेष राशि बची 12 में से 8 और 3 11, यानी कि 1 रुपया बच जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यानी कि 3 जो रुपये थे उसने 3% ब्याज पर निवेश कर दिया, यानी कि यहाँ पर उसको 9% का ब्याज मिलेगा। 2/3 पर उसे 5%, यानी कि 8 रुपये जो थे वो 5% की रेट से निवेश कर दिए, तो यहाँ पर उसको मिलेंगे 8×5=40 रुपये। और बाकी का जो 1 रुपया बचा वो उसने कर दिया 11% की रेट से, यानी कि यहाँ पर उसको मिलेंगे 11 रुपये। तो कुल मिलाकर उसको 60% का ब्याज मिलेगा, यानी 60 रुपये ब्याज के मिलेंगे। तो 60 रुपये ब्याज के मिलेंगे कुल कितने रुपये पर? 12 रुपये पर, और मल्टीप्लाई बाई बस 100 तो करना ही नहीं है क्योंकि ये परसेंटेज में है। ठीक है, तो 12×5=60। तो जो उसको कुल मिलाकर जो रेट मिलेगी वो 5% की रेट से ब्याज मिलेगा। ठीक है, जो उसको ब्याज मिलेगा वो 5% से मिलेगा, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की क्लास? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।